हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है श्री रघुनाथ स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज जो अपना ये जो लेक्चर रहेगा, ये जो वीडियो रहेगा, वो 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रहेगा और उनकी जो सब्जेक्ट है वो रहेगी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को अगर अपन बात करें, हिंदी में बोल देता हूं मैं अर्थशास्त्र। आप लोगों को मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि आपने 10th क्लास में भी इकोनॉमिक्स का कुछ पोर्शन पढ़ा था। 10th क्लास में भी आपके इकोनॉमिक्स का कुछ टॉपिक चलता था, उसके बारे में आपने 10th में अच्छे से पढ़ा होगा। यहाँ पे अपन इकोनॉमिक्स में अपना एक सब्जेक्ट का जो टॉपिक चलता है वो स्टैटिस्टिक्स का चलता है। स्टैट का एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में अपना जो एक टॉपिक चलता है उसके बारे में अपन आज इस लेक्चर में बात करेंगे। जो टॉपिक अपना है उसमें है मीन, मॉड, मीडियन। मतलब अपन कहते हैं इसका माध्य, बहुलक और मध्यिका। ये जो तीन टर्म्स है अपन आज इस वीडियो में अपन यहां पे पढ़ेंगे कि यहां पे अपना जो है मीन को अपन एक नाम और दे सकते हैं, इसको बोलते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य। देखो ये जो सारे टॉपिक है वो अपन एक एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल में आप लोगों को यहाँ पे भी बोर्ड पे बताने वाला हूँ, ठीक है। एग्जांपल जो अपना रहेगा उसके बारे में अपन यहाँ पे देखते हैं। ये जो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इससे अपन कैलकुलेट करेंगे अपना मीन, मॉड और मीडियन। ये तीनों चीज अपन यहां से इसको आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपने पास में सबसे पहले अपन x की वैल्यू लेते हैं। कोई भी प्रकार का एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पे रख देता हूँ। जैसे मैं लिख रहा हूँ 5, 10, 15, 20, 25। ये अपन ने x की वैल्यू ले ली है। इससे अपन को कैलकुलेट जो करना है वो मीन करना है, मॉड करना है और मीडियन करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब देखो क्या होता है कि इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए अपन को सबसे पहले अपने पास में फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी का आपने हिंदी मीडियम में सुना होगा, बारंबारता, आवृत्ति जिसे बोलते हैं, वो अपन को यहाँ पे चाहिए होती है। देखो इसमें अपन एक एग्जांपल के तौर पे जैसे ले लेते हैं 3, 5, ये 9 ले लिया इधर, ये अपन ने 2 ले लिया और ये फिर से अपन ने 4 ले लिया यहाँ पे मान लो। अब यहां से अपन को सीधा सीधा जो है वो कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा कि अपन को यहां से मीन कैलकुलेट करना है, मॉड कैलकुलेट करना है और मीडियन कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो प्रोसीजर है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मैं यहां से इसको हटा रहा हूं। ये जो प्रोसीजर है वो आपके लिए मैं यहां पे बता देता हूं। हाँ, यहां पे अपन सबसे पहले जो कैलकुलेशन करेंगे वो करेंगे मीन की। कैलकुलेशन ऑफ मीन मतलब समांतर माध्य की गणना करवाएगा। ये सबसे पहले अपन को ये बोला समांतर माध्य कैलकुलेट कैसे करना है। समांतर माध्य कैलकुलेट करने के लिए अपने पास में 2 मेथड है। पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा जो है वो इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, देखो डायरेक्ट मेथड में ये बोलता है कि x को f से मल्टीप्लाई करवा दो और ये सीधा सीधा कैलकुलेशन कर दो। इधर बोल दिया x को f से मल्टीप्लाई करा के ये fx करवा देगा। मल्टीप्लाई करवा के सीधा सीधा क्या बोलेगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कराना है, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करना। जैसे मैं यहाँ पे लिखा 15, ये 50 हो गया। तो इसका तो ये डायरेक्ट मेथड है। अपन डायरेक्ट मेथड ना पढ़ के अपन इनडायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों के स्टूडेंट्स के लिए जो इनडायरेक्ट मेथड होता है वो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जैसे मान लो आपका कोई 4 नंबर का कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और अगर आप उसको डायरेक्ट मेथड से सोल्व कर रहे हो तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलने होते। इसका एक प्रोसीजर होता है, वो इनडायरेक्ट मेथड का एक अलग प्रोसीजर होता है। इनडायरेक्ट मेथड में अपन जो प्रोसीजर फॉलो करेंगे उसमें अपन सबसे पहला काम करेंगे एक एज्यूम्ड मीन का काम करेंगे। देखो एज्यूम्ड मीन का अपन शॉर्ट जो टर्म है वो लेते हैं ए। ये एज्यूम्ड मीन को अगर हिंदी में बात करूं मैं बोलते हैं इसको कल्पित माध्य। हिंदी वाले देख ले साथ में, कल्पित माध्य। एज्यूम्ड मीन का मतलब ये हो गया कि अपने पास में जो x की वैल्यूज दे रखी है उसमें से कोई भी एक वैल्यू अपन को मान लेनी है। अब आप बोलोगे सर कि आप जब कल्पित
आप ये बता रहे हो, एज्यूम भी करवा रहे हो, तो आप इसी में से क्यों एज्यूम करवा रहे हो? हम इसके बाहर से भी तो कुछ एज्यूम कर सकते हैं। बिल्कुल आप इसके बाहर से एज्यूम कर सकते हो, बट अपने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो, इसलिए अपन क्या करेंगे कि अपना जो एज्यूम्ड मीन है, ए की जो वैल्यू है वो कहां से पुट करेंगे? वो अक्स में से लेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब दो तरीके होते हैं। अब आप बोलोगे सर कि अक्स के लिए अपन जो एज्यूम्ड मीन मान रहे हैं वो 5 ले या 25 ले। देखो दो तरीके हैं, एक तो चाहे आप मिड वाली जो वैल्यू है वो ले लो, और या चाहे आप लास्ट वाली वैल्यू है वो ले लो। लेकिन मैं आपको जो कैलकुलेशन के लिए इजी तरीके से बता रहा हूं वो अगर आप फॉलो करोगे तो आपका 1% भी जो आंसर है वो गलत नहीं होगा। इसमें आपको क्या करना है, एज्यूम्ड मीन हमेशा, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, एज्यूम्ड मीन हमेशा अपन को सबसे पहले अक्स में से ही लेना है, और वो वैल्यू लेनी है, ध्यान से सुनना, वो वैल्यू लेनी है जो अक्स में सबसे छोटी हो, सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो अपन को पुट करनी है। सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सी है? 5 दिख रहा है मेरे को यहाँ, तो मैं यहाँ पे a = कितना लिख दूंगा? 5 लिख दिया मैंने। अब आप बोलोगे सर आप कोई और लिख दे। देखना कैलकुलेशन में आपको बहुत आसानी रहेगी। अगर मैं यहाँ पे ये 15 लेता तो अपने कुछ जो वैल्यू है वो नेगेटिव आती, कुछ जो वैल्यू है वो अपने पास में पॉजिटिव आती। ठीक है, तो यहाँ से अपन को नेगेटिव पॉजिटिव का थोड़ा सा जो सिस्टम है वो खत्म करने के लिए अपन ने स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो रख दी। अब अपन ने a क्या लिया है? 5 लिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए अपन को क्या करना होता है कि अक्स जो है उसमें से अपन को a को लेस करना है, अक्स माइनस a करना है। अक्स माइनस जब a करेंगे तो अपने पास में जो आएगा उसको बोलते हैं अपन dx। अब आप बोलोगे सर ये dx क्या है? इसको बोलते हैं डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है, हिंदी में बात करूं तो बोलते हैं इसको विचलन। सर ये तो और समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया तो इसको बोल दो अंतर। समझ में आ रही है ना? तो अगर अपन बात करते हैं कि जो डेविएशन है, अगर अक्स में से a की वैल्यू को लेस किया जाता है तो अपने पास में वो आएगा, वो dx आएगा, और जो dx जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? डेविएशन बोलते हैं, विचलन बोलते हैं। अब आगे देखो, इसको थोड़ा समझने की और कोशिश करते हैं। यहां पे से अब देखो मैंने लिखा है अक्स माइनस a। आप लोग ध्यान से सुनना, मैंने जो लिखा है वैसा ही आप अगर करोगे तो ही सवाल सही होगा, वरना फिर वो नेगेटिव पॉजिटिव का आपका सिस्टम हो जाएगा। कैसे? अक्स की वैल्यू ये है, a की वैल्यू ये है, आपको क्या करना है? सबके सामने अक्स में से a को लेस करते हुए चलना है। यहाँ पे x की वैल्यू 5, a की वैल्यू कितनी है? 5। तो मैं आपको लिख के दिखा दूं, 5 - 5 = 0। ओके, अब है x माइनस है, तो नेक्स्ट में भी यही प्रोसेस करेंगे अपन। तो कितना करूंगा मैं? 10 - 10 थोड़ी करूंगा, a की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो यहाँ पे 10 - 5 = 5। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट में क्या करेंगे? x की वैल्यू कितनी है? 15 है, अपन लेस कितना करेंगे? a की वैल्यू को लेस करेंगे। a की वैल्यू अपने पास में कितनी है? 5 है, यह आ जाएगा 10। नेक्स्ट कितना है? x की वैल्यू 20 - 5 = 15, और ये 25 - 5 = 20। अरे समझ में तो आ रहा है ना? ऊपर वाला जैसे किया ना वैसा का वैसा सेम ही किया मैंने। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये अपने पास में जो है वो क्या आया है? dx आया है, डेविएशन आया है। समझ में आ रही है बात? अब देखो यहाँ पे आपने एक चीज नोट की होगी, जो भी वैल्यू आई है ये देखो सारी की सारी क्या है? पॉजिटिव है। अगर मेरा यहाँ पे आपको a की वैल्यू कुछ और होती, जैसे मान लो a की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 15 रख देता, तो यहाँ पे ऊपर वाले जो है अक्स में से अपन इसको 15 को लेस करते तो माइनस के 10 आते, फिर आपको क्या थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत होती। इसलिए मैंने जो सारा सिस्टम है वो पॉजिटिव वाला ही करवा दिया आप लोगों को, ताकि आपको कैलकुलेशन में 1% भी दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? ओके, नेक्स्ट स्टेप। हाँ, मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूँ, कहीं आप इसमें भूल ना जाओ कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ऊपर लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ मीन, मतलब समांतर माध्य पढ़ा रहा हूँ। समांतर माध्य के लिए मैंने आपको स्टेप टू स्टेप चल रहा हूँ मैं। अक्स कर दिया, एफ कर दिया, फिर अपन ने एज्यूम्ड मीन मान लिया, एज्यूम्ड मीन मान के अपन ने डेविएशन कैलकुलेशन कर लिया। नेक्स्ट स्टेप ऑफ मीन,
देखो नेक्स्ट जो स्टेप है, आपके पास में ये जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, इसको आपको डेविएशन वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो अगर मैं ये कहूं कि f मल्टीप्लाई बाय dx, तो क्या आएगा, f dx आएगा, क्योंकि अगर किसी के बीच में अगर कोई भी सिंबल नहीं है, इसका मतलब अपन मानेंगे कि वो मल्टीप्लाई का सिंबल है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा f dx। अब इसका मतलब क्या हो गया, इस dx वाले को इससे मल्टीप्लाई करवाना है। मतलब अगर मैं कहूं 3 को 0 से मल्टीप्लाई कराऊं, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, 0 आएगा। अगर मैं कहूं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25, फिर है 9 इंटू 10, 9 इंटू 10 अगर अपन करें तो ये आएगा 90। अगर यहाँ पे कितना आया है, 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 50 बराबर आएगा 30। अगर यहाँ पे अगर 4 की बात करें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 80। ये अपने पास में क्या है, f dx है। अब आप पूछोगे सर आपने f dx क्यों निकाला, बिल्कुल सही सवाल आपका कि f dx क्यों निकाला। देखो अगर अपन मीन की कैलकुलेशन करेंगे तो जो फॉर्मूला अपन पुट करेंगे उस फॉर्मूले में सबसे पहली जो चीज आएगी ना, वो आपके पास में यही आएगी। मैं सुविधा के लिए सबसे पहले फॉर्मूला पुट कर देता हूं आपके लिए, कैलकुलेशन ऑफ मीन। सर आपने ये क्या लिखा है, इसको बोलते हैं बच्चों अक्स बार बोलते हैं। इट द सिंबल ऑफ मीन, समांतर माध्य का जो संकेत होता है, सिंबल होता है, वो अक्स बार होता है। सर मध्यिका का क्या होता है, मध्यिका का बच्चों m होता है। सर बहुलक का मोड का भी बता दो, तो मोड का भी अपन कर लेंगे z होता है। समझ में आ रही है ना, 3 सिंबल किसके, अक्स बार मीन का हो गया, z मोड का हो गया, और m मीडियन का हो गया। समझ में आ रही है बात। कैलकुलेट अपन क्या कर रहे हैं, अक्स बार कर रहे हैं। अब अक्स बार बोलो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, समांतर माध्य है, वो मीन वगैरह नहीं बोल रहा मैं, अक्स बार की कैलकुलेशन करेंगे। अब फॉर्मूला रखना है अपन को, फॉर्मूला क्या है, सिग्मा f dx डिवाइडेड बाय n, ये एक इसका फॉर्मूला है। अब देखो मैंने ये फॉर्मूला पहले क्यों रखा है, क्योंकि यहां पे ये करवा रहा है कि f dx सम ऑफ f dx बोल दो, चाहे सिग्मा f dx बोल दो। अब देखो f dx ये रहा, अब इसका जो होता है सम ऑफ f dx, ये जो सिंबल है ना सिग्मा वाला, इसका मतलब होता है टोटल। टोटल किसका कर रहा है, f dx का टोटल करवा रहा है। तो यहाँ पे अपने पास में f dx का जो टोटल है उसको बोलेंगे अपन सिग्मा f dx, सिग्मा f dx अपन इसको बोलेंगे, ठीक है। इसका टोटल अपन यहाँ पे पुट करेंगे। अब n की बात कर रहे हैं, n का मतलब होता है जो अपने पास में नंबर ऑफ कैंडिडेट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, इसका जो टोटल होता है इसको बोलते हैं अपन n। सर आपने ये क्यों नहीं कहा कि इसका टोटल सिग्मा f होता है, आपने यहाँ पे तो कहा कि इसका टोटल सिग्मा f dx होगा, और आपने यहाँ पे कहा कि ऊपर है और आपने नीचे n लिख दिया। बिल्कुल सही सवाल है, दोनों बात लिख सकते हो, बट अगर अपन बात करें एप्रोप्रिएट आंसर की, अगर बात करें अपने बुक के हिसाब से, अगर बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो डिवाइडेड बाय जो n होता है वो ज्यादा एप्रोप्रिएट होता है। यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, गलत नहीं करेगा कोई, सिग्मा f कोई गलत नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात आप लोगों को, ठीक है। तो यहां से ये हो गया। अब अपन के जो है यहाँ पे अपन इनडायरेक्ट मेथड से जो है वो मीन की कैलकुलेशन कर रहे हैं। इनडायरेक्ट मेथड से मीन की कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज होगा। चेंज क्या होगा, देखो आपने यहाँ पे देखा होगा कि मैंने एज्यूम्ड मीन जो था वो एज्यूम्ड मीन अक्स में से लेस किया था। अगर किसी टर्म्स को अपन लेस करते हैं और अगर उसको अपन कैलकुलेशन करते हैं वापस, तो वहां पे अपन को उस चीज को वापस ऐड करनी होती है। तो यहाँ पे फॉर्मूले में मैं कह रहा हूं कि वहां पे मैंने लेस किया था, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं प्लस कर दूंगा, ताकि वो जो पूरा इंडेक्स का जो सिस्टम है वो वापस सेट ऑफ हो जाएगा इधर अपने आप ही। समझ में आ रही? अगर मैं यहाँ पे ये a प्लस नहीं लिखूंगा तो अपने आंसर मैच नहीं होंगे। आंसर मैच के लिए फॉर्मूला पुट करने के लिए अपन को जो अपन ने यहाँ पे लेस किया था वो यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आप पूछोगे सर अगर हम यहाँ पे किसी चीज को अगर डिवाइड करते
तो फॉर्मूले में क्या ट्रीटमेंट होता, अगर यहाँ पे किसी से आप डिवाइड कर रहे हो इंडेक्स में तो फॉर्मूले में ट्रीटमेंट क्या हो जाता, उसका मल्टीप्लाई हो जाता। समझ में आ रही है बात? ठीक है। हाँ, तो अपन ने ये देखा कि इसका जो अपन अक्स बार जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसके लिए अपन ने फॉर्मूला पुट किया था। ठीक है, फॉर्मूले में अपन ने देखा कि सिग्मा एफ dx, इसका मतलब यहाँ पे अपन को वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में, तो अक्स बार इज इक्वल टू, अब जो जो अपन लोग पूछ रहे हैं जैसे a की वैल्यू है, a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे अपन लिख देते हैं 5 प्लस सिग्मा एफ dx, सिग्मा एफ dx का मतलब है कि इसका अपन को टोटल लेना है, तो इसका अपन टोटल लेंगे तो ये हो जाएगा अपना 5 और ये इसको अपन टोटल करेंगे ये हो गया अपना 225। ठीक है, इसको आप टोटल देख लो, ये हो जाएगा 225 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं 225 डिवाइडेड बाय n, n का मैंने आपको बताया था कि इसका जो टोटल होता है वो n आता है, तो ये हो जाएगा अपने पास में 23। ठीक है, तो n यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया, 23 लिख दिया। ठीक है, अब अपन को करना है यहाँ पे अपन को ये लिखना है 23 में से, तो ये हो जाएगा 5 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9.78, तो अगर यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा 14.78 जो है अपना आंसर आ जाएगा। अक्स बार जो है वो अपने पास में इसका आंसर आ जाएगा 78 आएगा, 14.78 जो है वो अपना इसका आंसर है। ये जो अपना जो था वो था कैलकुलेशन ऑफ मीन, समांतर माध्य की गणना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।